हम कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं और देखते हैं कि जो आपके लवण होते हैं इनके बारे में हमें कौन सी जो जानकारी है वो पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये कि हमारे आसपास हमारा जो फेवरेट नमक होता है वो कौन सा होता है भाई, तो वो होता है आपका क्या, तो ये होगा क्या होगा, तो याद करो NaCl होगा। आपने सोडियम क्लोराइड का नाम सुना होगा, देखो आपने सोडियम क्लोराइड का नाम सुना होगा, तो ये जो चीज है यही है आपका NaCl। क्या होगा, तो स्टूडेंट्स ये होगा NaCl। बात समझ में आ गई। अब जैसा कि हमने अम्ल, क्षारक और लवण के बेसिक्स के टाइम पर पढ़ा था कि जो आपके लवण हो सकते हैं, बात समझ में आ रही है, वो अम्लीय हो सकते हैं, क्षारीय हो सकते हैं और उदासीन हो सकते हैं। इसका मतलब ये कि जो आपके लवण होंगे, है ना, सबसे पहले तो हम इसका पीएच देख लेते हैं। पीएच वाला भाग भी होगा इसका, पक्का होगा, और पीएच वाली बात भी होगी, तो सारी चीजों को हम देख लेते हैं। अभी जो लवण है ये कैसे बनते हैं भाई, तो बड़ी सिंपल सी कहानी थी। इसका हमने एक सूत्र बनाया था जिसको हमने सामान्य सूत्र कहा था, और सामान्य सूत्र के हिसाब से हमने एक रूल बनाया था जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब बार बार हम उस चीज को नहीं करेंगे, ऑलरेडी आप उस चीज को जान चुके हैं कि आप कैसे बताओगे कि कोई भी चीज जो है लवण है या नहीं है। बात समझ में आ गई। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं उसका जो सामान्य सूत्र है सिर्फ वो लिखने वाला हूं और वहां से काम चल जाएगा। दुनिया की कोई भी चीज यदि धातु से मिलकर बनी है, ठीक है, सामान्य लवण की हम बात कर रहे हैं, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। यदि हम धातु की बात कर रहे हैं और इसके साथ यदि हैलोजन है, इसके साथ यदि हैलोजन है, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका लवण होगा, ये बिल्कुल फिक्स है। बात समझ में आ गई। इसलिए आपने सुना होगा सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड, कुछ इसी तरीके से यदि आपके पास में धातु के साथ में धातु या फिर अधातु का ऑक्साइड है, जैसा कि हम देख चुके थे ऑक्साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई, तो ये भी हो जाएगा आपका लवण। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक मिनट तो ये भी हो जाएगा आपका क्या, आपका ये हो जाएगा आपका लवण यानी कि नमक। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं अभी किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं इन तीनों नाम को एक ही जैसा जाना जाता है। और कौन से तीन नाम है भाई, तो एक है आपका सोडा, लवण, या फिर आप बात कर रहे हैं किसकी, नमक की बात कर रहे हैं। सोडा हो गया, लवण हो गया या नमक हो गया, ये सारी एक ही कहानी है। कुल मिलाकर गंगाधर ही शक्तिमान है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए काम की बात पर आएंगे। तो धातु और हैलोजन क्या होगा, तो इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा NaCl हो गया, जैसे कि आपका क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, जैसे कि आपका क्या हो गया, मैग्नीशियम आयोडाइड, जैसे आपका क्या हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड, जैसे आपका जैसे क्या हो गया, सोडियम आयोडाइड सॉरी, ये जितनी भी चीजें स्टूडेंट्स यहां पर दिख रही है, ये सारी की सारी आपकी क्या है भाई, ये एक प्रकार का क्या है, लवण है। ये एक प्रकार के क्या होंगे, लवण होंगे, जिनका जो सामान्य सूत्र होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा धातु के साथ हैलोजन। और इस तरीके से जो है आप इसके उदाहरण ले सकते हैं। इन सबके नाम देखना, इन सबको बनाना, इन सबको जानना, ये सारी चीजें जो हैं वो बढ़िया तरीके से हम पहले ही देख चुके हैं, इसलिए अभी हम सब जो है उदाहरण देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके नामकरण पे, इनके सूत्रकरण पे हम पहले ही बहुत सारी मेहनत कर चुके हैं, इसीलिए अभी जो है बड़ी आसानी होगी इनके बारे में पढ़ना और समझने में, ठीक है। अब इस तरीके से हम बात करें भाई धातु ऑक्साइड वाले, तो कौन से होंगे, तो देखो जिंक सल्फेट, और क्या होगा, तो सोडियम कार्बोनेट, और क्या होगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्या होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडा होते हैं सारे, ठीक है। और क्या होगा, तो सोडियम नाइट्रेट। कुछ इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लेंगे कॉपर सल्फेट का। तो स्टूडेंट्स ये जो सारी चीजें हैं ये बेसिकली क्या है, इसका जो सामान्य सूत्र है वो है आपका धातु के साथ में, धातु के साथ में धातु या अधातु ऑक्साइड। तो हमने सारे अधातु ऑक्साइड वाले लिए हैं, तो हम एक काम करते हैं, एक धातु ऑक्साइड वाला भी ले लेते हैं। इसलिए आपने सुना होगा सोडियम जिंकेट, आपने सुना होगा सोडियम
जिंकेट। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सी कहानी है जो मुझे आपको बतानी है कि भाई आपके जो लवण होंगे, आपके जो नमक होंगे, उनका जो सामान्य सूत्र होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। दैट्स ऑल। धातु के साथ में या तो हेलोजन होगा या धातु के साथ में धातु ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड होगा। दैट्स ऑल। तो उदाहरण भी देख लिया, सूत्र भी देख लिया, कहानी बड़ी सिंपल है। ठीक है, हमारे आसपास जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नमक है, लवण है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका NaCl, जिसको हम बोलते हैं स्वाद अनुसार नमक, जिसके ज्यादा होने से सोचिए कि आपकी जो सब्जी होती है, जो भी ऐसी चीज होती है जिसमें नमक डलता है, एक तरफ आपका नमक का स्वाद है, एक तरफ बाकी जितनी भी चीजें हैं, मिर्च हो गया, धनिया हो गया, मसाला हो गया, जितनी भी चीजें उन सबका स्वाद है। मतलब आप किसी सब्जी को कितना भी अच्छा बना लीजिए, यदि उसमें नमक कम है तो उसका स्वाद आपको अच्छा नहीं आएगा, यदि उसमें नमक ज्यादा है तो फिर उसका कोई भी तोड़ नहीं है। बात समझ में आ गई? इसीलिए जो स्वाद अनुसार नमक होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? NaCl। तो NaCl क्या है? यदि कोई बात करेगी भाई NaCl क्या है, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है आपका स्वाद अनुसार नमक। तो NaCl क्या है? तो स्टूडेंट्स ये है आपका स्वाद अनुसार नमक। इतनी सी थी कहानी। बात समझ में आ गई? नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं और हम ये देखने वाले हैं कि जो नमक होता है उसका जो pH होता है हम कैसे बताते हैं, है ना? चलो नोट कर लो। कर लिया? ये सारे नमक हैं, इनमें से बहुत सारों के बारे में हम जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसको यहां से हटा दूं, क्या कहते हो? चलिए इसको यहां से हटा दिया, हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं नमक के परिवार के बारे में। अभी तक हमने किसकी बात की थी? नमकों के बारे में बात की थी, लवणों के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं नमक यानी कि लवण के परिवार के बारे में, कि जो परिवार होगा कैसे बताओगे कि जो लवण है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक, कि जो आपका लवण होगा यानी कि नमक होगा, ये कैसा हो सकता है भाई? अम्लीय हो सकता है, क्षारकीय हो सकता है और आपका उदासीन भी हो सकता है। तो आपका जो लवण है, ध्यान से देखना, तो स्टूडेंट जो लवण होगा वो तीनों तरीके से हो सकता है। अम्लीय हो सकता है, और कैसा हो सकता है भाई? उदासीन हो सकता है। अम्लीय हो सकता है, उदासीन हो सकता है, और कैसा हो सकता है? तो क्षारीय भी हो सकता है। अम्लीय हो सकता है, उदासीन हो सकता है, और कैसा हो सकता है? तो ये आपका क्षारीय भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? सवाल पैदा होता है सर कि हम ये कैसे बताएंगे कि कोई लवण जो है वो अम्लीय है, उदासीन है या फिर क्षारीय है? तो इसका भी हमने सूत्र देख लिया था, याद करो। मैंने आपको यह बताया था कि जब एक अम्ल क्षारक के साथ मिलता है तो लवण का निर्माण होता है। मतलब ये कि उसको हम बोलेंगे उदासीनीकरण प्रक्रिया। क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण प्रक्रिया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और चीज उसमें ऐड करते हैं। कोई यदि आपसे पूछे कि आप भाई लवण कैसे बनाते हो, तो आप सबको पता है कि जो झील होती है, कुछ तो भाई दो प्रकार की झील होती है, कुछ ऐसी होती है जो मीठे पानी की होती है, कुछ ऐसी होती है जो खारे पानी की होती है। इसी तरीके से जो समुद्र होता है, इसका जो जल होता है वो कैसा होता है भाई? वो खारा होता है। इसका मतलब ये है कि उसमें नमक मौजूद है। तो क्या करते हैं, समुद्र के किनारे जो है छोटे छोटे से भाग में, खेत जैसे, खेत नहीं कह सकते आप उसको, बड़े बड़े जो मैदान होते हैं समुद्र के किनारे की जो भी जगह होती है, उसको काट काट कर ऐसे पार्ट्स में विभाजित कर देते हैं और उसके अंदर समुद्र का पानी डाल देते हैं। फिर उसका बहुत ही स्लो वाष्पीकरण होता है और नीचे की तरफ तलहटी में जो है बहुत सारा नमक पाया जाता है। उसका फिर शुद्धिकरण होता है और उसके बाद जो है वो नमक पहुंचता है हमारे घरों तक दुकानों के माध्यम से, है ना। चलो ध्यान से देखो, तो लवण परिवार जो रहेगा, इसमें लवण आपके अम्लीय हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं, क्षारीय हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? तो याद करो। अब इस प्रक्रिया को बड़े ध्यान से देखना। मैंने यहां पर लिखा है HCl और मैं इसको मिला रहा हूं, HCl मेरे यहां पर लिखा हुआ है और इसको मैं मिला रहा हूं किसके साथ में? NaOH के साथ में। HCl हमने लिया और इसको हमने जो है NaOH के साथ में मिला दिया। अब HCl जो है वो एक प्रबल अम्ल है, NaOH जो है वो एक आपका प्रबल क्षार है। दोनों को मिलाने के बाद हमें मिला NaCl, जो कि इनमें से ये वाला होगा, और साथ में हमें कौन सी चीज मिली? तो H2O मिला। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, ये जो चीज है ये कैसी है? प्रबल अम्ल है। और ये क्या है आपका? ये आपका प्रबल क्षारक है।
तो एक तो आपका प्रबल अम्ल हो गया, एक क्या हो गया आपका प्रबल क्षार हो गया। तो जो आपको देखो प्रबल प्रबल थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार एक दूसरे की ताकत को उदासीन कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे बिल्कुल। और ये कैसा हो जाएगा, तो ये होगा उदासीन, और ये भी कैसा होगा, तो ये भी होगा आपका जल है, तो भाई उदासीन ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो पीएच था, ध्यान से देखो कहानी बड़ी सिंपल है, यहां जो पीएच था वो 7 से कम था, और इसका जो पीएच था वो 7 से ज्यादा था, बट यहां पर आपका जो पीएच होगा वो 7 के बराबर होगा। यहां जो पीएच होगा स्टूडेंट्स वो कैसा होगा, तो भाई वो 7 के बराबर होगा। मतलब ये कि ये कैसा बनेगा, आपका उदासीन बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अम्ल यदि प्रबल है, क्षार यदि प्रबल है, तो जो आपको लवण मिलेगा वो कैसा मिलेगा, उदासीन मिलेगा। और ये जो अभिक्रिया होगी 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 इसको होना ही पड़ेगा। ये कैसी होगी आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण क्या होगी, तो स्टूडेंट्स ये होगी आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। बात समझ में आ गई, तो ये होगी आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको लवण या नमक जो है वो मिल जाएगा, और वो कैसा होगा, उदासीन होगा। पर उदासीन तो मिल गया, अब मानते हैं कि आपको अम्लीय लवण चाहिए। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अम्लीय यदि लवण चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रबल अम्ल लेना पड़ेगा और इसको जो है दुर्बल क्षार के साथ जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। प्रबल अम्ल यदि आप लेंगे और दुर्बल क्षार यदि लेंगे तो अभिक्रिया तो उदासीनीकरण होगी, पर लवण का भी निर्माण होगा। पर क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, क्या होगा, अम्ल आपका प्रबल है इसलिए वो दुर्बल क्षार के प्रभाव को काट देगा, और उसके बाद भी जो है अम्लीयता बची रहेगी। इसका मतलब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जो होते हैं वो मिलकर अम्लीय लवण बनाते हैं। अब इसका उदाहरण क्या ले सकते हैं हम लोग, तो एक प्रबल अम्ल ले लेते हैं हम लोग HCl, और दुर्बल क्षार ले लेते हैं हम लोग आपका NH4OH। ठीक है, तो यहां पर जो चीज हमको मिलेगी वो क्या होगा भाई, सिंपल सी कहानी है, वो जो मिलेगा हमको वो क्या होगा आपका, ध्यान से देखो, यहां जो चीज हमको मिलेगी वो होगा आपका NH4Cl। ये जो लवण हमको मिला है ये कैसा है, सिंपल सी कहानी है, ये आपका अम्लीय होगा, क्योंकि ये किससे मिलकर बना हुआ है भाई, आपके प्रबल अम्ल यानी कि HCl और दुर्बल क्षार यानी कि आपका NH4OH से। बात समझ में आ रही है। मैं पूरी अभिक्रिया नहीं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से पढ़ ली है, इसीलिए अब हम बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, चलो उदासीनीकरण के लिए क्या होगी कहानी, तो उदासीनीकरण की कहानी होगी प्रबल अम्ल प्लस आपका जो रहेगा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, या फिर उसका उल्टा यानी कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। बात समझ में आ गई। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार जो है वो मिलकर भी आपका क्या बनाएंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया करेंगे और लवण का निर्माण करेंगे। अब इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, है ना। चलो ये पीएच को यहां से हटा देते हैं और यहां पर जो है एक अभिक्रिया और लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर कहानी क्या है, अब ये यहां पर दुर्बल अम्ल रहेगा आपका और साथ में जो है प्रबल क्षार रहेगा। यदि ऐसा है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार यदि होगा तो आपको जो लवण मिलेगा वो क्षारकीय मिलेगा। इसका उदाहरण कहां लिखेंगे, तो इसका उदाहरण हम लेते हैं यहां पर, ध्यान से देखना। इसका हम उदाहरण लेते हैं यहां पर, यहां पर लेते हैं हम लोग इसका उदाहरण। ठीक है, देखो हमारे पास एक दुर्बल अम्ल है जिसको हम एसिटिक एसिड बोल रहे हैं। हमारे पास एक दुर्बल अम्ल है जिसको हम एसिटिक एसिड बोल रहे हैं। एसिटिक एसिड को हम NaOH से यदि अभिक्रिया कराएंगे तो हमें कौन सी चीज मिलेगी, हमें मिलेगा CH3COO और यहां पर आ जाएगा Na। तो ये एक ऐसा आपका क्षारीय लवण होगा। बात समझ में आ रही है, ये एक आपका एक क्षारीय लवण होगा। सिंपल सी है कहानी जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चल इस पूरी बात को बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए।
लवण परिवार जो है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। लवण जो होगा वो कैसा होगा भाई, अम्लीय हो सकता है, उदासीन हो सकता है, और कैसा हो सकता है आपका, क्षारकीय हो सकता है। बात समझ में आ गई। अम्लीय कौन सा है तो NH4Cl है, क्षारीय कौन सा है तो CH3COONA है। उदासीन कौन सा होगा तो इसके हम बहुत सारे उदाहरण वैसे ही देख सकते हैं, चलो यहां पर देख लेते हैं। जैसे कि आपका NaCl होगा, जैसे कि आपका CaCl2 होगा, ये कैसे होंगे आपके उदासीन, यानी कि जिनका पीएच जो होगा वो 7 के बराबर होगा, नीचे भी एक बना हुआ है, ऐसे आपके लवण हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। चलो पूरी कहानी को बढ़िया से नोट कर लो, हम बढ़ रहे हैं कुछ अभिक्रियाओं की तरफ, ठीक है, नोट किया जाए। कर लिया, बढ़िया सी बात, पक्का पक्का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको आपने बढ़िया तरीके से नोट कर लिया है, चलो मैं भी हट गया हूं यहां से। अब देखते हैं आगे कि आपका भाई जो लवण होता है, नमक होता है, उसका पीएच कैसे बताओगे। तो पीएच कैसे बताओगे, ऐसे बताओगे, ये लो पूरी कहानी तो है, कैसे बताओगे पीएच, बड़ी सिंपल सी कहानी है। देखो, एक तीर से दो निशान, जो हमने डायग्राम पिछली वाली स्लाइड में बनाया था उसको हम यहां पर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो, अम्लीय होगा तो पीएच कैसा होगा, 7 से कम होगा, बात समझ में आई। उदासीन होगा तो पीएच कैसा होगा, 7 होगा, और क्षारकीय यदि होगा या क्षारीय यदि होगा तो पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप NH4Cl का पीएच निकालोगे तो ये आपका आएगा कैसा, NH4Cl का पीएच आपका जो है वो 7 से कम आएगा। पर यदि आप बात करोगे NaCl की या फिर CaCl2 की, वहां पर लिखा हुआ है, तो उसका पीएच जो है वो कितना आएगा भाई, 7 आना चाहिए। और यदि आप बात करोगे CH3COONA की, जिसको हम सोडियम एसिटेट कहते हैं, इसको हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, तो सोडियम एसिडेट आपका जो रहेगा ये कैसा होगा, तो भाई ये हो जाएगा आपका कैसा कैसा कैसा, क्षारीय होगा, और इसका पीएच जो है वो 7 से ऊपर आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पीएच वाला जो भाग है उसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा फेवरेट नमक है जिसको हम कहते हैं NaCl, हमारा जो फेवरेट नमक है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, NaCl बोलते हैं, जिसके कारण हमारा जो भोजन है वो स्वादिष्ट बनता है। बात समझ में आ रही है। तो उससे हम कौन सी चीजों को बना सकते हैं, बात समझ में आ रही है। चलो तो इसको यहां से हटाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। साधारण नमक से रसायन विज्ञान, मतलब ये कि आपका जो साधारण नमक है, तो इसके लिए ना आप ऐसे लिखो, साधारण नमक के असाधारण उपयोग, ये भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, रुको। तो क्या होगा, ये होगा हमारा साधारण नमक से असाधारण, साधारण नमक से असाधारण यौगिक। और हम बात किसकी कर सकते हैं भाई, और उपयोग की कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तो साधारण नमक जो है वो मिलता बहुत सस्ता है, पर बिना इसके जो है आप स्वादिष्ट भोजन नहीं बना सकते हो। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो असाधारण क्यों है, क्योंकि 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 इसी में छुपा है स्वाद। तो साधारण नमक से असाधारण यौगिक या उपयोग की हम बात करेंगे, और हम ये जानेंगे कि कौन से ऐसे यौगिक हैं जिसको हम दैनिक जीवन में देखते हैं और जो है किससे मिलकर बनते हैं भाई, आपके साधारण नमक से। तो कौन से बन सकते हैं, तो सबसे पहला जो है वो है हमारा कौन सा, NaOH, जिसको हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं, जो कि एक प्रकार का क्या है भाई, आपका क्षारक है, जो किससे मिलकर बना है, साधारण नमक से। दूसरा कौन सा है, तो CaCl2, जिसको हम विरंजक चूर्ण कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जिसके बहुत सारे काम होते हैं। तीसरा जो है क्या है आपका, NaHCO3, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसके बिना केक नहीं बनने वाला, बेकिंग पाउडर के बिना, ठीक है। और चौथे नंबर पे क्या है आपका, NaH, Na2CO3, और डॉट यहां पर आ जाएगा आपका H2। तो ये 4 मुख्य रूप से ऐसे यौगिक हैं जो नमक से मिलकर बनते हैं।
तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये सभी NaCl से मिलकर बने हैं या NaCl से के कारण ही बने हैं, NaCl के कारण ही बने हैं। और इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे आज की क्लास का अंतिम जो आपका टॉपिक है वो ये है। बात समझ में आ गई? तो हम बात कर रहे हैं साधारण नमक से रसायन, मतलब ये कि नमक भले ही साधारण होगा पर उसके जो उपयोग हैं और उससे बनने वाले जो यौगिक हैं वो कैसे हैं, आपके असाधारण। बात समझ में आ गई? और कौन से यौगिक हैं जिसका हम निर्माण कर सकते हैं साधारण नमक, मतलब बात किसकी हो रही है? बात हो रही है NaCl की। बात किसकी हो रही है? तो बात हो रही है आपके NaCl की। तो साधारण नमक मतलब क्या? NaCl, जिसका नाम क्या है भाई? सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? तो ये होगा आपका सोडियम, ये तो दिख ही नहीं रहा, इसका नाम क्या होगा? तो ये होगा आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इतनी सी थी कहानी। बात समझ में आ गई? तो सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। बहुत आसान कहानी है, इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट करो और हम वन बाय वन देखते हैं कि किस तरीके से आपका जो NaCl होता है उसको हम उपयोग करते हैं इन 4 बड़े ही महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में। बात समझ में आ गई? नोट किया जाए। चलिए भाई, तो वन बाय वन क्या है, इन सबकी जो बनाने की विधि है उसको हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वहां से बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो साधारण नमक जो रहेगा इसके कुछ असाधारण यौगिक हैं। कौन से? कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट जो हैं कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनकी हम अभी यहां पर बनाने की अभिक्रिया जो है वो देखेंगे, और साथ में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो है ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं, है ना। चलो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले बात होगी किसकी? NaOH की बात होगी। तो आप सिर्फ ये वाली जो रिएक्शन है कहां गई, ये जो रिएक्शन है आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बाकी कहीं कुछ ध्यान नहीं देना है आप लोगों को। बात समझ में आ गई? कहीं पर भी कोई ध्यान नहीं देना है, जितनी अभिक्रिया लिखी हुई है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये अभिक्रिया लिखिए, 2NaCl 2H2O के साथ मिलेगा, 2NaOH मिलेगा, Cl2 मिलेगा और H2 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? और इस अभिक्रिया को हम लेकर चलते हैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। 2NaCl है, 2H2O है। अब देखो, ये जो अभिक्रिया है हमारी क्या है भैया? तो ये हमारी है 2NaCl के साथ में 2H2O मिल रहा है, और क्या बना रहा है? तो ये बना रहा है आपका 2NaOH, और साथ में जो है आपको मिल रही है Cl2 गैस, और ये बताओ कौन सी गैस मिल रही है? H2 गैस मिल रही है। मतलब हम NaCl से कर रहे हैं NaOH का निर्माण, हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स NaCl से NaOH का निर्माण। बात समझ में आ गई? तो NaCl से हम कर रहे हैं NaOH का निर्माण, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो कैसे होगा, क्या होगा, समझो इस बात को। देखो, अब आप मुझे एक बात बताओ, जब ये अभिक्रिया हो रही है तो कौन सी चीज मिल रही है? तो एक तो क्लोरीन मिल रहा है, एक तो हमको क्लोरीन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है भाई? क्षार मिल रहा है। इसीलिए क्या होता है, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लोर क्षार विधि। क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे क्लोर, और यहां पर होगा आपका क्षार, और ये होगी आपकी क्या? तो भाई ये क्लोर क्षार विधि होगी। बात समझ में आ गई? जल्दी से डायग्राम बनाएंगे, इसके अभिक्रिया को समझेंगे और कैसे देखेंगे कि आपका जो क्लोरीन है और हाइड्रोजन गैस जो है वो किस प्रकार से, किस क्षण पर, किस सिरे पर जो है उत्पन्न होती है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ गई? तो क्लोरीन कहां पर होगी? तो एनोड पर होगी। हाइड्रोजन कहां पर होगी? तो ये आपकी कैथोड पर होगी। ठीक है, चलो बना लेते हैं जल्दी से, ध्यान से देखिएगा। एक डिब्बा लेते हैं, सबसे पहले एक डिब्बा लिया गया है, देखिए एक डिब्बा आपको दिख रहा होगा। एक और इस डिब्बे को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको जो है वो बढ़िया तरीके से डायग्राम दिख रहा होगा, है ना। चलो, तो यहां पर जो है एक डिब्बा लिया गया है, अब इसके अंदर हम 2 रॉड डालेंगे। सबसे पहले जो है इसके अंदर हम डालेंगे
ध्यान से देखिएगा, दो रॉड डालेंगे, एक रॉड मैंने यहां पर डाल रखी है, ये एक रॉड इस तरीके से डाल रखी है, और एक और रॉड जो है उसको हम पड़ोस में लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ गई। सिंपल सी कहानी। क्लोर क्षार अभिक्रिया जो है वो बड़ी ही आसान है, आराम से सारी अभिक्रिया जो है उसको हम देखेंगे और समझेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए अब क्या किया जाएगा, तो एक तरफ हम लगाने वाले हैं धनात्मक सिरा, एक तरफ हम लगाने वाले हैं धनात्मक सिरा, और एक तरफ हम लगाने वाले हैं ऋणात्मक सिरा। तो भाई ये हो गया आपका धनात्मक सिरा और ये हो गया आपका ऋणात्मक सिरा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्लोर क्षार विधि, क्योंकि क्या होगा, जब आप NaCl से बना रहे होगे NaOH, तो इस समय आपको मिलेगा एक क्षार और मिलेगा क्लोरीन, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्लोर क्षार विधि। कहानी समझ में आ गई? पक्का पक्का। चलिए अब क्या करने वाले हैं, ये जो चीज है ये हमारी एनोड है, ये जो चीज है ये है हमारी एनोड है, इधर वाली जो चीज है ये हमारी ये जो रॉड बनी हुई है भाई ये कैथोड है। बात समझ में आ गई। और इसके अंदर जो है NaCl का जलीय विलयन भरा हुआ है, तो मैं जल्दी से जो है इसके अंदर NaCl का जलीय विलयन डाल देता हूं। बात समझ में आ गई। तो जल्दी से जो है इसके अंदर हम डाल देते हैं NaCl का जलीय विलयन। चलो ये डाल दिया जलीय विलयन किसका, तो भाई NaCl का, ये लो। तो ये जलीय विलयन हो गया आपका NaCl का, और उसको हम यहां पर ऐसे लिख देते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका, इसके अंदर डला हुआ है आपका NaCl का जलीय विलयन। मतलब अब ये अंडरस्टूड है कि इसके अंदर आपका NaCl होगा और क्या होगा भाई, आपका जल भी होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा NaCl का जलीय विलयन। अब यहां पर होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा उसको हम समझ लेते हैं। देखो ये तो भाई क्या थी, आपकी ओवरऑल अभिक्रिया थी, ये तो आपकी ले देकर जो है आपने मेन अभिक्रिया थी उसको लिख लिया, पर एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा उसको भी हम समझ लेते हैं। तो एक चीज आप हमेशा याद रखें, याद रखें, याद रखें, रुको एक मिनट, रुको। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनोड पर क्या होगा, तो एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। इसका मतलब यह होता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है, आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे भाई, वो बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। इसका मतलब यदि मैं यहां पर लिखता हूं 2Cl नेगेटिव, तो यह अभिक्रिया हो जाएगी Cl2 और दो इलेक्ट्रॉन जो थे वो बाहर निकलेंगे। तो मैं इसको यहां पर इस तरीके से लिख लेते हैं हम लोग कि भाई आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड को यहां से हटाते हैं, ऊपर लिख देंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। हमेशा याद रखें, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन किसी चीज से बाहर निकलेंगे तो वो ऑक्सीकरण होगा, और ये किस पर होगा, एनोड पर। बात समझ में आ गई। दुनिया में कोई भी यदि रिएक्शन हो रही है जिसको हम विद्युत अपघटन कह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये पहुंचे अब कैथोड के पास घूमते घूमते। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं कैथोड की। सिंपल सी कहानी है, बहुत ही सिंपल है। तो कैथोड की जब हम बात करेंगे तो इस पे हम देखेंगे कि कैथोड जो होता है उस पर क्या होता है भाई, तो इस पर होता है हमेशा से अपचयन। अपचयन क्या होता है, तो ये होता है आपका रिडक्शन। चलिए तो इस पर क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, तो ये हो गया आपका अपचयन। इसका मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जुड़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स वो क्या होंगे, तो वो आपके जुड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकल रहे हैं इसका मतलब होगा ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन यदि जुड़ रहे हैं इसका मतलब होगा अपचयन। ठीक है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपके वहां पर से बाहर निकले थे वो दो इलेक्ट्रॉन यहां पर आए और क्या होगा, वो 2H+ के साथ जुड़ेंगे और वो बनाएंगे H2 गैस। बात समझ में आ गई। चलिए तो अब बड़े ध्यान से आप इस अभिक्रिया को देखिए, यहां पर H2 गैस निकल रही है और यहां पर जो है Cl2 गैस निकल रही है। तो Cl2 गैस कहां पर निकलेगी, एनोड से बाहर निकलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाना था क्या, जरूरत नहीं है, चलो यहां से भी हो जाएगा ये। चलो देखो, रुको, यहां से जो है आपका कौन बाहर आ जाएगा भाई, यहां से जो है, रुको एक मिनट, बनाते हैं डायग्राम। इस पॉजिटिव को यहाँ से हटा देते हैं, रुकिए एक मिनट, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से इसको भी हटा देते हैं हम, और यहाँ पर जो है हम बना देते हैं ऐसा एक गैप।
चलिए, तो दोनों तरफ हमने गैप बना दिया है। अब देखो, ध्यान से देखिएगा, और यहां से कोई गैस बाहर निकल जाएगी। बड़ी सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। ये वाली जो बात थी, इसको मैंने कहा था पॉजिटिव, इसको मैंने कहा था पॉजिटिव, इधर मैंने कहा था नेगेटिव। जो आपका पॉजिटिव था वो क्या था, तो भाई ये एनोड था, पॉजिटिव आपका एनोड था, एनोड था, एनोड था, और नेगेटिव आपका कैथोड था। सिंपल सी कहानी, ठीक है। तो एक आपकी जो रॉड है वो एनोड है, एक जो रॉड है वो आपकी कैसी है, कैथोड है। अब देखो, एनोड पर क्या हो रहा है, क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया और क्लोरीन बाहर चला गया, तो क्लोरीन की तो गई भाई बल्ले 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 बल्ले। तो यहां से जो है आपका क्लोरीन गैस जो होगी वो बाहर निकल जाएगी, यहां से जो है क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, यहां से जो है आपकी H2 गैस बाहर निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है? और करना क्या है, तो देखो ध्यान से देखेंगे आप सभी, इसके अंदर NaCl भी डालना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। ये बड़ी लंबी चौड़ी डायग्राम वाली प्रक्रिया है, तो इसके अंदर हम NaCl भी डाल देते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो ये लो, इसके अंदर मैं यहां से NaCl भी डाल देता हूं, ये NaCl इसके अंदर गया, तो यहां से जो है अंदर जा रहा है आपका NaCl, यहां से NaCl अंदर जा रहा है, और इस जगह से इस जगह से इस जगह से बाहर क्या आ रहा है, तो भाई NaOH बाहर आ रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इस जगह से बाहर क्या आ रहा है, तो यहां से बाहर आ रहा है आपका NaOH। चलिए, तो थोड़ी मेहनत जरूर लगी, थोड़ा सा समय जरूर लगा, पर इसके बाद जो है हमने ये जान लिया कि कहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और कहां से जो है क्लोरीन गैस बाहर। इसको बनाने की जरूरत है क्या? हाँ, यहां से क्लोरीन गैस बाहर और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर। अब जो बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। आप लोगों ने बड़े शांति के साथ में डायग्राम का बनना जो है वो देखा है यहां पर अभी, ठीक है। अब देखो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, क्लोरीन गैस बन रही है, क्लोरीन गैस एनोड से बाहर। इस क्लोरीन गैस को हम अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये कि इस अभिक्रिया में ना सिर्फ आप NaOH बनाएंगे, पर निकलने वाली Cl2 गैस और हाइड्रोजन गैस का भी आप उपयोग करेंगे अलग अलग जगहों पर। जैसे कि आप क्लोरीन गैस को उपयोग कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। कहां पर उपयोग कर सकते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, पानी के शुद्धिकरण में, पानी के अंदर जितने भी आपके जो विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनके नाश करने में। बात समझ में आ गई? और भी बहुत सारे उपयोग हैं क्लोरीन गैस के। साथ में हाइड्रोजन जो गैस है वो एक अच्छा क्या होती है भाई, वो एक अच्छा ईंधन होती है। जब वो जलती है तो प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता है, जल वाष्प का निर्माण होता है। तो आप हाइड्रोजन गैस को उपयोग कर सकते हैं। कहां पर? आप उसको उपयोग करेंगे ईंधन के रूप में। यहां से आपने NaCl डाला है और यहां से आपको NaOH मिला है, जो कि एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का ये क्षार है। दैट्स ऑल। तो ये क्या हो गया आपका? क्षार हो गया। कहानी सिंपल सी है। तो ये एनोड की अभिक्रिया होगी, ये कैथोड की अभिक्रिया होगी, और इस पूरी जो तामझाम है, ये जो पूरी पिक्चर यहां पर चल रही है, इसको हम बोलते हैं क्लोर-क्षार विधि। इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? तो ये हमारी है क्लोर-क्षार विधि। जो आपकी छड़ पॉजिटिव होगी वो एनोड होगी, जो छड़ नेगेटिव होगी वो होगी आपकी कैथोड। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी, बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर लो। बढ़ रहे हैं आगे। रोको, स्क्रीनशॉट लो और इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट करो। अब ध्यान से देखो, जैसा कि आपने इसको नोट कर लिया है, हमने यहां पर यह जाना कि NaCl को हम उपयोग करेंगे क्या बनाने के लिए? एक क्षार जिसका नाम है आपका NaOH। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है पहला उपयोग खत्म हो चुका है NaCl का। क्या हमने कोई और उपयोग देखा था? वो भी समझ लेते हैं। देखो, तो क्या हमने कोई और उपयोग देखा था? उसको भी समझ लेते हैं। बिल्कुल हमने देखा था। अब हम बनाने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि विरंजन चूर्ण। क्या बनाने वाले हैं? ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि आपका विरंजन चूर्ण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर आते हैं और एक मिनट, विरंजन चूर्ण यदि हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, एनीवेज देख लिया, और विरंजन चूर्ण हमने देख लिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और हम यहां से थोड़ा सा इस अभिक्रिया को आप ध्यान से देख लो। ये वाली अभिक्रिया अब अपनी हो चुकी है, इसको हम जो है इस पर हम ऐसे टिक लगा देते हैं। चलिए अब दूसरी अभिक्रिया पर हम आते हैं। क्या आपको ये वाली अभिक्रिया दिख रही है? CaOH2 और Cl2। मतलब आपके पास में है चूने का पानी। जब आप चूने के पानी की अभिक्रिया कराओगे Cl2 के साथ में,
जब आप चूने के पानी की अभिक्रिया कराओगे Cl2 के साथ में। अच्छा, मैंने एक साथ ये सारी रिएक्शंस इसलिए लिख कर रखी हुई है क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब जब मैं प्रक्रिया पढ़ाने वाला हूं वो क्लियर रहती है, तो सीधे यहां से वो रिवीजन करें और आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अब देखो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने के पानी से हम अभिक्रिया कराएंगे, किसकी? क्लोरीन की करवाएंगे। हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा और क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ठीक है, हम बात कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर की, जिसके लिए हमने क्या किया था? हमने लिया था चूने का पानी। बात समझ में आ रही है? तो अब बात हो रही है विरंजन चूर्ण की। अब जो बात हो रही है वो हो रही है आपके विरंजन चूर्ण की। अब विरंजन चूर्ण जो होगा वो क्या होगा? ध्यान से देखो, तो भाई विरंजन चूर्ण जो होगा वो होगा आपका ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम बोलते हैं CaOCl2। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये चैप्टर का हम वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं, ये काफी लंबी वीडियो हो जाती है, 4.5-5 घंटे के आसपास वीडियो हो जाती है, तो हो सकता है कि बीच बीच में जो है कंसंट्रेशन लेवल आपका थोड़ा सा डाउन हो जाए, बट वो होने नहीं देना है कम। इसलिए यदि कोई भी डाउट आता है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है इस अध्याय से आपके रिलेटेड, यदि आपके दिमाग में, आप उसको इंस्टेंट जो है कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। बात समझ में आ गई? चलो, तो विरंजन चूर्ण है आपका ये, विरंजन चूर्ण जो है आपका वो है CaOCl2, इसको हम बोलेंगे विरंजन चूर्ण। कैसे बनेगा? तो सिंपल सी कहानी है, ये रहा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी अभिक्रिया किससे कराई हमने? क्लोरीन गैस से कराई। क्लोरीन गैस से इसकी अभिक्रिया हमने कराई, तो हमको क्या मिला? हमें मिला CaO, और यहां पर Cl2, और यहां पर हमें मिला H2O। सवाल पैदा होता है, क्या ये अभिक्रिया जो है ये बिल्कुल तरीके से बैलेंस्ड है, संतुलित है या फिर नहीं है? तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो इसमें एक कार्बन आपका कैल्शियम हो गया, यहां पर भी कैल्शियम हो गया। ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2 क्लोरीन और 2 क्लोरीन। मतलब कहानी जो है वो एकदम क्लियर है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। चलो, इस तरीके से जो है ये आपका विरंजन चूर्ण बन गया। बात समझ में आ गई? तो ये हो गई आपके विरंजन चूर्ण के बनने की प्रक्रिया। इसमें जो क्लोरीन गैस है, इसके पीछे की कहानी किसने लिखी है? NaCl ने। मतलब ये कि क्लोरीन गैस यदि आपको बनाना है तो आपको NaCl का विद्युत अपघटन करना पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली NaCl या आपका जो सामान्य लवण है, जिसको आप NaCl सोडियम क्लोराइड कहते हो, उसके कारण ही आपको क्लोरीन गैस मिली है, और इस गैस के कारण ही आपने बनाया है विरंजन चूर्ण, जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर भी कह सकते हो। बात समझ में आ गई? तो इसको आप और क्या कह सकते हैं? तो आप इसको कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आप इसको और क्या कह सकते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर हो गई कहानी? सो दिस मस्ट बी योर ब्लीचिंग पाउडर। अब आ जाते हैं इसके उपयोग की तरफ, कि इसके उपयोग कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो उपयोग है बात समझ में आ गई? सबसे पहला जो उपयोग है इसका ब्लीचिंग पाउडर का, वो क्या होगा? देखो, सबसे पहला जो होगा, आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि बारिश के समय पर जो है आपके पानी की टंकी से थोड़ा सा, कॉलोनी की जो टंकी है उससे, या नगर निगम का जो पानी है, वो थोड़ा सा अलग स्वाद का आता है, थोड़ा सा क्लोरीन की गोली वाले स्वाद का आता है। इसका मतलब क्या? कि पानी के शुद्धिकरण में हम उपयोग करते हैं किसका? विरंजन चूर्ण का। बात समझ में आ रही है? तो हम इसको उपयोग करते हैं जल के शुद्धिकरण। कहां पर उपयोग करते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसको हम उपयोग करते हैं जल के शुद्धिकरण में, पहली बात। दूसरी बात, हम कहां उपयोग करते हैं? तो आपने देखा होगा, फैशन के नाम पे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो तोता मैना बनकर घूम रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है? वो अपने बालों को ब्लीच करवा लेते हैं, रंग बिरंगा करवा लेते हैं, तो उसके पीछे की जो कहानी है वो किससे है? ब्लीचिंग पाउडर से लिखी हुई है। मतलब ये, आप यदि बालों पर नियंत्रित मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करेंगे तो उससे जो बालों का रंग है वो चला जाएगा। बाल आपके पहले भूरे सफेद ऐसे हो सकते हैं, और फिर आप उस पर लाल पीले हरे नीले टाइप के तोता मैना बन के घूम सकते हैं। बहुत सारे रील बनाने वाले ऐसा करते हैं। उसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है? आपकी विरंजक चूर्ण। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये होता है रंग को दूर करने में। तो ये मैंने आपको ब्लीचिंग का वो एग्जांपल क्यों दिया हेयर वाला? वो इसलिए क्योंकि आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो तोता मैना बनकर घूम रहे होते हैं। पर इंडस्ट्रीज में इसका जो उपयोग है वो क्या है? रंग को दूर करने के लिए।
मतलब कभी कभी क्या होता है, जब आप रंग रोगन कर रहे होते हैं कपड़े में, ठीक है, तो ज्यादा रंग उस पर चला जाता है, ठीक है, तो रंग यदि आपको दूर करना है, विरंजन, इसलिए हम कह रहे हैं विरंजन, ध्यान से देखो, विरंजन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रंग को दूर करने में आप उपयोग करेंगे किसको, ब्लीचिंग पाउडर को। तो पहला क्या हो गया अभी, जल का शुद्धिकरण हो गया, ठीक है, दूसरा जो है वो क्या हो गया आपका, रंग को दूर करने में, और तीसरा जो है आप इसको कहां उपयोग करते हैं भाई, प्रयोगशाला में। कहां पर उपयोग करते हैं, तो आप इसको प्रयोगशाला में भी उपयोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। बात समझ में आएगी। तो विरंजन चूर्ण के बारे में सारी जो कहानी है उसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, चलो कर लिया नोट, कोई दुख दर्द, कोई दिक्कत वाली बात, कोई भी परेशानी यदि है तो आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से विरंजन चूर्ण हम देख चुके हैं, चलो इसको मिटा देते हैं यहां से, और देखते हैं कौन सी चीज थी हमारे पास। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया ये भी हम देख चुके हैं, इसको भी अब हम मिटा देते हैं यहां से, अब जरूरत नहीं है इसकी, तो ये इसको मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। अब पीछे आते हैं, तो NaOH बन चुका है आपका, NaOH बन चुका है, CaOCl2 बन सकता है, मतलब कि कॉस्टिक सोडा बन चुका है, ब्लीचिंग पाउडर को हमने NaCl से बनाया है। अब बात किसकी होगी, NaHCO3 की। तो जो जो चीजें बन गई हैं उसको अब हम हटा देते हैं, बात समझ में आ गई। ब्लीचिंग पाउडर हमारा बन चुका है, इसको हमने यहाँ से हटा दिया, क्लियर, ये लो हटा दिया, अच्छे से जो है हटा दिया गया, ठीक। NaCl और ये भी बन चुका है, इसको भी हम यहाँ से जो है हटा देते हैं। चलिए अब बात किसकी करेंगे, अब बात कर रहे हैं हम लोग NaHCO3 की, मतलब हमें ये वाली अभिक्रिया लेनी पड़ेगी। NaCl, देखो फिर इसमें NaCl उपयोग हो रहा है, देखो ध्यान से, NaCl, H2O, CO2, NH3, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं इसको हम यूज करेंगे और हम बनाएंगे कौन सी चीज, जिसको हम बोल रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका नाम है खाने का सोडा। बात समझ में आई। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। आप इस वाली अभिक्रिया को बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कीजिए, मैं बढ़ रहा हूं आगे। चलिए तो भाई जैसे आपने इस अभिक्रिया को अपनी कॉपी में नोट कर लिया है, अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो देखो देखो, हम निर्माण करने वाले हैं बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का। बात समझ में आ गई, कैसे होगा, NaCl के साथ H2O को मिलाएंगे, CO2 को मिलाएंगे, NH3 को मिलाएंगे, ठीक है। तो किसको किसको मिलाएंगे, ध्यान से देखो, तो हम मिला रहे हैं NaCl के साथ में H2O को मिला रहे हैं, और किसको मिला रहे हैं, CO2 को मिला रहे हैं, और किसको मिला रहे हैं, NH3 को मिला रहे हैं। क्या हम ऐसा ही कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, बिल्कुल हम ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है। और अब जो है हमें कौन सी चीज मिलेगी, तो भाई हमें मिलेगा NaHCO3, और साथ में हमें कौन सी चीज मिलेगी, तो हमें मिलेगा NH4Cl, मतलब आपको बेकिंग सोडा मिलेगा और साथ में आपको मिलेगा एक लवण जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब जो चीज बताई जा रही है उसको बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, देखिए हम ये NaCl के उपयोग करके ही बना रहे हैं आपके बेकिंग सोडा को, और ये जो बेकिंग सोडा होता है इससे हम दो चीजें बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपका जो बेकिंग सोडा ये तो बन गया, ठीक है। अब इसका उपयोग यदि हम पूछें, ये तो बन ही गया, सिंपल सी कहानी थी। तो भाई इसका उपयोग क्या होगा, तो इसके दो उपयोग हैं महत्वपूर्ण, ऐसे तो बहुत सारे उपयोग हैं। पहला, आप इससे बना सकते हो धावन सोडा, पहला आप इससे क्या बना सकते हो, तो आप इससे बना सकते हो धावन सोडा। अब ये धावन सोडा का मतलब क्या है, तो धावन सोडा होता है आपका Na2CO3, ठीक है। और क्या बना सकते हो, तो आप बना सकते हो बेकिंग पाउडर, तो आप और क्या बना सकते हो, तो आप बना सकते हो बेकिंग पाउडर। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों चीजें जो हैं आप बना सकते हो किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिसको हम बोलते हैं NaHCO3। बात समझ में आ गई। इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कीजिए, इसके बहुत सारे उदाहरण और हैं, बहुत सारे उपयोग हैं, उसको भी हम यहां पर लिख लेते हैं। कौन सा भी, तो अग्निशामक जो दल होता है, अग्निशामक, अग्निशामक जो आपका क्या होता है, अग्निशामक जो यंत्र होता है वहां पर उपयोग कर सकते हैं, और कहीं पर आप इसको जो है क्या बोल सकते हैं भाई, प्रति, देखो ध्यान से देखो, ये जो चीज बता रहा हूं इसको बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको एक प्रति अम्ल भी बोल सकते हैं,
अब इस प्रति अम्ल का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एंटा एसिड प्रति अम्ल। आपने सुना होगा एक ऐसी चीज है जो एसिडिटी का अंत करती है 6 सेकंड में, यानी कि इनो बुलबुले। तो वो जो इनो बुलबुले हैं वो भी एक प्रकार का क्या है? प्रति अम्ल है। मतलब कि अम्लीयता कम करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। बात समझ में आ रही है? अम्लीयता कम करने, तो अम्लीयता कम करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। भाई बनाने की जो विधि है वो बड़ी ही आसान है। 4 अलग अलग अभिकारक आपने लिए हैं जिससे आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल रहा है, और क्या मिल रहा है आपका? सोडियम अमोनियम क्लोराइड मिल रहा है जो कि एक प्रकार का लवण है। और ये जो है आपका ये क्या है? तो यही है आपका खाने का सोडा। NaOH क्या है? तो ये आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है, और यही है आपका खाने का सोडा। सिंपल सी कहानी। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर वहां इसको आप खाने का सोडा कह रहे हो, फिर बेकिंग पाउडर यानी कि खाने का पाउडर जो है ये क्या है? तो स्टूडेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि आपका जो बेकिंग पाउडर है, बात समझ में आ रही है, वो अलग होता है और बेकिंग सोडा जो है वो अलग होता है। तो 1 बाय 1 चीजों को समझ लेते हैं। देखो, धावन सोडा जो है वो भी किससे बनता है? आपके खाने के सोडे से बनता है, जिसको आप वॉशिंग सोडा कहते हो। बेकिंग पाउडर जो है वो भी किससे बनता है? खाने के सोडा से बनता है। इसके जो गुणधर्म होते हैं, प्रवृत्ति होती है, वो कैसी होती है? तो भाई वो होती है आपकी क्षारीय। मतलब ये है कैसा? तो ये आपका होता है आपका क्षारीय। अब यदि ये क्षारीय है तो कहां पर उपयोग होगा? तो अग्निशामक यंत्र में उपयोग होगा और प्रति अम्ल जैसा उपयोग होगा। अम्लीयता जो है उसको कम करने के लिए हम उपयोग करेंगे किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट को। आप जैसे लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हो सकता है आपके हाथों के ऊपर जो है तनु अम्ल गिर जाए, क्योंकि सांद्र बहुत ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है प्रयोगशाला में। अब यदि आपके हाथों के ऊपर या दुर्घटनावश जो है तनु अम्ल जो है वो गिर जाए, तो आप क्या करेंगे? आप सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, ठीक है, इससे आप क्या करेंगे? इसको उसके ऊपर उसके लेप लगा लेंगे। इससे क्या होगा? क्योंकि ये आपका प्रति अम्ल है तो ये अम्ल का जो असर होगा उसको क्या कर देगा? कम कर देगा। बात समझ में आ रही है? एक और उपयोग है इसका, हम इसे ना मृदा में मिलाते हैं, मृदा की अम्लीयता कम करने में। बात समझ में आ रही है? मृदा की अम्लीयता कम करने में, मृदा की अम्लीयता कम करने में जो है हम इसे उपयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? तो हम इसको और कहां उपयोग करेंगे भाई? तो हम उपयोग करेंगे इसको मृदा की अम्लीयता कम करने में। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं 1 बाय 1। अब हम ये समझ लेते हैं कि आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको आप खाने का सोडा कह रहे हो, वो खाने के पाउडर यानी कि बेकिंग पाउडर से कैसे अलग है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका बेकिंग सोडा है, ये आपका बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा में जब आप मिलाएंगे टार्ट्रिक अम्ल, क्या मिलाएंगे? टार्ट्रिक अम्ल जब आप इसमें मिलाएंगे तो जो चीज आपको मिलेगी वो क्या होगा? आपका बेकिंग पाउडर। वो क्या होगा? बेकिंग पाउडर। तो ये होगा आपका बेकिंग पाउडर। मतलब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो गया? ये हो गया आपका NaHCO3। टार्ट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो गया? C4H6O6। कोई आप इसका जो है डायग्राम होगा, बिल्कुल होगा टार्ट्रिक अम्ल का, वो भी बना लेते हैं। ध्यान से देखो भाई, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। ठीक है, अब पहले कार्बन से क्या करोगे? तो यहां पर 2 ऑक्सीजन लगा दो, यहां पर OH लगा दो, यहां पर भी 2 ऑक्सीजन लगा दो, यहां पर OH लगा दो। लगा दिया आपने? कितने कार्बन हो गए भाई? आपके 4। और यहां पर आप क्या करें? OH लगा दें, और यहां पर भी आप लगा दें OH। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? तो 4। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? तो 1 2 3 4, इसको हम 6 कर देते हैं। ये लो, ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? तो 3 और 3 6 दिख रहे हैं। ये होगा हमारा टार्ट्रिक अम्ल। तो जब आप बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल मिलाएंगे तो आपको कौन सी चीज मिलेगी? बेकिंग पाउडर। तो ये जो स्टूडेंट्स हमारा केक होता है जिसमें खमीर की हमें जरूरत पड़ती है, उसके पीछे की जो कहानी है वो किसमें है? बेकिंग पाउडर में। हम उसमें बेकिंग सोडा नहीं मिलाते। बेकिंग सोडा यदि आप मिलाओगे तो इससे पता है क्या होगा? इससे जो है उसमें कड़वापन आ जाएगा, मीठापन नहीं रहेगा। इसलिए कड़वापन को दूर करने के लिए हम उसमें टार्ट्रिक अम्ल मिलाते हैं, जिसमें से H+ आयन निकलते हैं, और जो है वो बन जाता है आपका बेकिंग पाउडर। और जो कड़वापन होता है वो कैसा हो जाता है भाई? तो वो हो जाता है खत्म।
बात समझ में आ गई? इसको भी अपनी कॉपी में आप बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। हम एक दो अभिक्रियाएं हैं उसको समझते हैं और चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, है ना। चलो, तो इस तरीके से जो है बेकिंग पाउडर बनाया जा चुका है। किससे? बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा में आप टार्टरिक अम्ल मिलाइए, जिसका सूत्र ये होता है, संरचना वैसी होती है, और जो चीज आपको मिलती है वो होता है आपका बेकिंग पाउडर। चलो, अब क्या करेंगे, जल्दी से हम इसका धावन सोडा बनाएंगे। तो भाई धावन सोडा कैसे बनाओगे? बड़ी सिंपल सी कहानी है। आप यदि बेकिंग सोडा को गर्म करते हो, आप यदि बेकिंग सोडा को गर्म करते हो तो आपको मिलता है धावन सोडा, और साथ में आपको जल मिलता है, और साथ में आपको CO2 भी मिलता है। तो इस तरीके से आप बेकिंग सोडा हम बना चुके हैं। बेकिंग सोडा से हमने धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा जो है वो बना लिया है, और हमने जो है बेकिंग सोडा के बनने की प्रक्रिया वो भी देख ली है। अब सवाल पैदा होता है, सर वो सबसे ऊपर जो है वो क्या है? तो ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने आपको यह बताया था कि बेकिंग सोडा में जब आप टार्टरिक अम्ल को मिलाएंगे तो आपको मिलेगा बेकिंग पाउडर। अब टार्टरिक अम्ल है, इसका मतलब H+ आयन उसमें से निकल सकता है। बात समझ में आ गई? तो देखिए, ये वो अभिक्रिया है जिसके कारण जो है आपका जो केक होता है, ये वो अभिक्रिया है जिसके कारण आपका जो केक होता है उसमें खमीर आता है, उसमें क्या फुलाव आता है, और वो मुलायम बनता है, और वो जो है स्पंजी बनता है। ऐसा क्यों बनता है वो देख लेते हैं। देखो, जब आपका बेकिंग पाउडर टार्टरिक अम्ल के साथ मिलेगा और क्या होगा, टार्टरिक अम्ल से जब H+ आयन बाहर निकलेंगे तो ऐसी स्थिति में निर्माण होगा CO2 गैस का। तो किसका निर्माण हुआ भाई? CO2 गैस का निर्माण होगा, और यही CO2 गैस जो होती है वो स्पंज प्रोवाइड करती है केक को। बात समझ में आ रही है? यही खमीर का निर्माण करती है, केक को मुलायम, और स्पंज जो है वही प्रोवाइड करती है आपकी क्या? CO2 गैस। बात समझ में आ रही है? तो केक बनाते समय ये अभिक्रिया होती है, बेकिंग सोडा को बनाने के लिए ये अभिक्रिया होती है, और बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनाने के लिए ऐसी अभिक्रिया होती है। इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो NaCl के हमने कौन से उपयोग होते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लिया है। हमने साथ में ये भी जान लिया है कि बेकिंग सोडा और धावन सोडा जो है वो किस तरीके से बनते हैं, उपयोग क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, आपका जो धावन सोडा है Na2CO3, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर चलते हैं आगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब सवाल पैदा होता है कि सर आपका जो धावन सोडा है ये क्या है? तो स्टूडेंट्स, ये है Na2CO3.10H2। इसकी कहानी भी बताऊंगा अभी कि ये जो 10H2 है इसकी ये क्या है बेसिकली, है ना। ध्यान से देखो, इसका सबसे बड़ा उपयोग क्या है भाई? इसका सबसे बड़ा उपयोग है कपड़ों को धोने में। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा उपयोग है वो है आपका जल के शुद्धिकरण में। कहां पर होता है? तो जल के शुद्धिकरण में होता है। बात समझ में आ गई? तो कहां पर उपयोग होगा? तो ये उपयोग होगा आपके जल के शुद्धिकरण में, और कहां पर? कपड़े धोने में। वॉशिंग सोडा है तो दोनों जगह पर उपयोग होगा, जल के शुद्धिकरण में भी, और कहां पर? आपके कपड़े धोने में। इसको भी आप नोट कीजिए। हम बढ़ रहे हैं आगे और देखते हैं कि अब इस चैप्टर में कौन सी चीज बची हुई है और उसको हम किस तरीके से बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं, है ना। बात समझ में आ गई? अब देखो, कर लिया नोट? क्या कहते हो? कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर आते हैं। तो साधारण नमक से हमने अलग अलग प्रकार के रसायन बना लिए हैं, उनके उपयोग हमने देख लिए, उनके बनाने की जो विधि है वो भी हमने देख ली है। हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या लवण के जो क्रिस्टल होते हैं वो वास्तव में शुष्क होते हैं। मतलब ये कि जिसको आप नमक कह रहे हो, क्या वो वास्तव में जो है शुष्क होते हैं या फिर आर्द्र होते हैं? तो उसको समझने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कुछ ऐसी चीजों को। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है क्रिस्टलन के लवण। अब इसका मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब क्या होता है? तो एक काम करते हैं, हम कुछ दो तीन प्रकार के जो हैं हम ये देख लेते हैं नमक के बारे में। देखो, अब जैसे NaCl जो है वो हमारा नमक है, अब जैसे NaHCO3 जो है ये भी हमारा नमक है। पर यदि वहीं के वहीं आप बात करोगे किसकी? धावन सोडा की, यानी कि Na2CO3 की, जिसको आप सोडियम कार्बोनेट कहते हो, तो उसके सूत्र में ध्यान से देखो, यहां पर 5 H2O, 10 H2O, आधा H2O और ये यहां पर 2 H2O है। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि दो प्रकार के हमारे पास नमक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शुष्क होते हैं,
कुछ ऐसे होते हैं जो शुष्क होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आर्द्र होते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब बात करने वाले हम लोग कुछ एक प्रकार के लवण के बारे में, ठीक है। तो जो लवण होंगे, ध्यान से देखिएगा, जितने भी लवण या फिर आपके नमक होते हैं ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन से? तो कुछ होते हैं शुष्क और कुछ कैसे होते हैं? तो ये होते हैं आपके आर्द्र। कुछ कैसे होते हैं? शुष्क होते हैं और कुछ कैसे होते हैं? आपके आर्द्र होते हैं। बात समझ में आ गई? अब जो शुष्क होते हैं वो कौन से होते हैं तो देख लेते हैं। देखो, अभी हमने जैसे देखा था कि आपका जो है NaCl हो गया, या फिर कौन सा हो गया? NaHCO3 हो गया, या फिर कौन सा हो गया? CaCO3 हो गया। पर यदि हम बात करें कुछ ऐसे लवण के बारे में, ठीक है, जो कि आर्द्र होते हैं, तो कौन से भाई? तो CuSO4.5H2O, या फिर हम बात करें किसी और की तो सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम धावन सोडा कह रहे हैं, .10H2O। बात समझ में आ गई? या फिर यदि हम बात करें, ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की, यानी कि CaSO4.1/2H2O, या फिर हम बात करें जिप्सम की, यानी कि CaSO4.2H2O। तो आप यदि ध्यान से इन सबको देखेंगे तो आपको ऊपर वाले नमक और नीचे वाले जितने भी नमक हैं उनमें दिखेगा एक अंतर, और वो अंतर आपको दिखेगा इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे नमक या लवण होते हैं जो वायु से, वातावरण से क्या करते हैं? जल वाष्प को सोख लेते हैं, और उनका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो इसी तरीके से होता है। और ये जो 5H2O, 10H2O, आधा H2O या फिर 2H2O जो दिया हुआ है, इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। बात समझ में आ गई? तो स्टूडेंट, सबसे पहली कहानी जो है वो ये है कि आपके जो लवण या फिर नमक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं भाई। शुष्क होते हैं, बात समझ में आ गई? या तो ये शुष्क हो सकते हैं या फिर ये कैसे हो सकते हैं? आर्द्र हो सकते हैं। या तो ये शुष्क हो सकते हैं या फिर ये आर्द्र हो सकते हैं। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करो। मैं एक बढ़िया चीज बता रहा हूं और फिर जो है आज की क्लास इसको हम समाप्त करेंगे, है ना? चलिए, नोट कर लिया। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि बहुत सारे ऐसे लवण होते हैं जो आर्द्र रूप में पाए जाते हैं। मतलब ये कि उनके पास जो है जल का क्या होगा? जल के कुछ अणु जो रहेंगे वो उससे जुड़े रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलन का जल या क्रिस्टलन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन का जल। बात समझ में आ गई? तो रुको, हम क्या करेंगे? इसकी परिभाषा देख लेंगे, ठीक है। तो क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? तो ऐसा नहीं है, कुछ के आर्द्र हैं और कुछ के जो हैं वो शुष्क हैं। अब परिभाषा देख लेते हैं। बात समझ में आई? तो किसकी परिभाषा देखेंगे? तो सीधी सी बात है, क्रिस्टलन के जल की। क्रिस्टलन के जल की जो है हम देख लेंगे परिभाषा। बात समझ में आ रही है? तो कैसे बोलेंगे हम इसको? तो ध्यान से देखिएगा, सिंपल सी कहानी है। किसी लवण में जल के जितने भी अणु लगे हुए हैं, बस इतनी सी कहानी है और चैप्टर जो है वो हो जाएगा हमारा खत्म। किसी भी लवण में जल के जितने भी अणु लगे हैं, जितने भी अणु लगे हैं, बात समझ में आ रही है? वही क्या होगा? क्रिस्टलन का जल होगा। वही होगा, वही होगा आपका क्रिस्टलन का जल। तो वही होगा क्रिस्टलन का जल। अब यदि हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण कौन से हो जाएंगे? तो यहां पर ध्यान से देखिए आप। तो CuSO4 में क्रिस्टलन का जल कितना? तो भाई 5 5 5 5 5। ध्यान से देखो, आपका जो है इसमें क्रिस्टलन का जल कितना? सब में क्रिस्टलन के जल बना लेते हैं। ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है। तो यहां क्रिस्टलन का जल कितना? तो ये 5। इधर पे कितना? तो 10। यहां पर कितना? तो आधा। और यहां पर कितना? तो 2। सीधी सी बात यह है कि लवण के साथ में जितने भी आपके जल के अणु जुड़े होंगे वो होंगे क्रिस्टलन के जल। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जैसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये वही होता है जिसको जल के साथ मिलाकर पेस्ट बनाकर आप मूर्ति बनाते हो और बैंडेड लगाते हो जब हड्डियां टूट जाती हैं। तो
और वो किस में परिवर्तित हो जाता है भाई, जिप्सम में। तो तीसरे नंबर वाला आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, चौथे नंबर वाला जो है वो आपका जिप्सम है। बात समझ में आ गई, पक्का पक्का। चलिए, तो सबके जो हैं हम लोगों ने देख लिए हैं क्रिस्टलन के जल। एक दो अभिक्रियाएं हैं उसको भी हम देख लेते हैं, जैसे कि CaSO4.1/2H2O, जब इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं 1.5 H2O के साथ में, तो ये बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाता है और बन जाता है आपका CaSO4.2H2O। मतलब यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस ने जल के साथ अभिक्रिया कर ली तो वो जिप्सम बन जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाता है और आप उसको पाउडर बनाने के बाद भी दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। एक और जानकारी है जो आपको दिमाग में रखनी है, यदि आप बात करेंगे CuSO4 की, तो ये कैसा होगा, तो भाई ये होगा आपका रंगहीन, इसमें कोई भी रंग नहीं होगा। पर जब आप बात करेंगे CuSO4 की, ठीक है, जिसमें लगा होगा क्या क्या क्या, जिसमें लगा होगा आपका, जब आप बात करेंगे CuSO4 की जिसमें 5 H2O लगा होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये जो चीज है ये पता है कैसी होगी, ये हो जाएगी आपकी नीला। इसका मतलब क्रिस्टलन का जो जल होता है उससे कहीं ना कहीं पर जो लवण है उसका जो रंग है, बात समझ में आ रही है, उससे लेना देना होता है। मतलब सिर्फ यदि आप CuSO4 की बात करेंगे, जिसको आप कॉपर सल्फेट कहते हो, तो वो रंगहीन होगा। पर यदि आप कॉपर सल्फेट में क्या डाल देते हो भाई, जल डाल देते हो, जल का यदि उसके पास अणु है, उसके क्रिस्टलन के जल यदि 5 हैं, तो ये हो जाएगा नीला और इसको हम बोलेंगे नीला थोथा। ये जो है इसको हम बोलेंगे नीला थोथा। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो दो प्रकार के नमक हैं, लवण है आपके पास में, शुष्क होंगे और कैसे होंगे भाई, आर्द्र होंगे। बात समझ में आ गई। सारी अभिक्रियाएं देख ली, सारी जो है हमने अभिक्रिया देख ली, किसके लिए, CuSO4 के लिए देख ली, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए देख ली और जिप्सम के लिए देख ली। बात समझ में आ गई। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो पाउडर के रूप में रहेगा, कभी भी आप उसको खुले में ना रखें, क्योंकि यदि वो खुले में रहेगा और उसने यदि जल से आर्द्रता, वायु से आर्द्रता यदि ग्रहण कर ली तो वो परिवर्तित हो जाएगा जिप्सम में। ये मुलायम होता है। ये कैसा होता है, तो भाई ये होता है आपका मुलायम, ये मुलायम होता है और ये कैसा होता है, अत्यधिक कठोर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अपनी कॉपी में बहुत बढ़िया तरीके से आप नोट कर लीजिए। हमने सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं, बढ़िया तरीके से हमने सारी चीजों को कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, चलिए